जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ अभी भी जारी, 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही है मुठभेड़। बीजेपी के चुनाव प्रचार का हो चुका है शंखनाद। यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। अखनूर में शाम 5 बजे पीएम का संबोधन। शिक्षा विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं बच्चे। बालाडोडा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी, नहीं ले रहा कोई सुध। और जम्मू कश्मीर के रामबन में हैगर से सुंबर तक सड़क बनने से लोगों की बढ़ रही हैं मुश्किलें। मकानों और कृषि जमीन को हो रहा है बेहद नुकसान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त की अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां शोपियां में और हंदवाड़ा में लगातार मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है और इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि शोपियां में 3 आतंकवादियों को मारा जा चुका है। साथ ही साथ हंदवाड़ा की अगर बात करें तो हंदवाड़ा में भी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपिया के तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जाते हैं, जिन तीनों के शव अभी बरामद किए जा चुके हैं। तो मुठभेड़ लगातार जारी है। उनकी पहचान जो आतंकी के शव बरामद किए गए हैं, आकिब अहमद, बशरत अहमद और सजद खांडे के रूप में की गई है। आकिब और बशरत अहमद पुलवामा और सजद खांडे शोपियां का रहने वाला बताया जाता है। 4 से 6 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई। शोपिया में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसके शव बरामद कर लिए गए। तो शहीद रूफ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रऊफ, आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। सेना ने पिछले दिनों लगभग कहा कि जैश के लगभग कश्मीर में 35 आतंकी सक्रिय हैं, जिनको चुन चुनकर मारा जाएगा और ऐसा ही हो रहा है। शोपिया की अगर बात करें तो 3 आतंकवादियों को फिलहाल ढेर किया जा चुका है, तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए हर्ष, हंदवाड़ा की बात करें, ये लंगेट का एरिया है। यहाँ पे कल शाम से ही सर्च ऑप्शन में लिया गया था पूरे इलाके को और तकरीबन रात के ही वक्त कांटेक्ट हुआ और फिर एनकाउंटर तब से लेकर अभी बराबर जारी है। और अभी ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई इस हवाले से कि क्या है, बट अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट को मारा गया है और अभी भी सर्च ऑप्शन जारी है। एक मकान को भी बारूद से उड़ाया गया है। रऊफ, अगर बात करें झड़प की तो आपने अक्सर देखते हैं कि एनकाउंटर साइट पर लोग पहुंचते हैं। शोपिया से भी ऐसी खबरें सामने आई, क्या हंदवाड़ा में भी ऐसी तस्वीर कुछ देखने को मिली है? अब देखिए हर्ष, नौजवान जो है, लड़के जो है वो सड़कों पे आते हैं, जो एनकाउंटर साइट के इलाके होते हैं या बाहर दूसरे इलाकों से, तो वो सड़कों पे आते हैं और इस बीच में पथराव हो ही जाता है। बट उस तरह का अभी नहीं है, क्योंकि अभी गोलियों का बराबर तबादला चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है। कब तक कंक्लूड हो जाएगा, किस तरह की हालात बन सकते हैं, वो अभी कुछ कह नहीं सकते। रऊफ, क्या कुछ खबर है कि कितने आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा सकती है? जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि एक आतंकवादी मारा गया है, खबर ऐसी है कि हंदवाड़ा में एक आतंकवादी मारा गया, कितने आतंकी छुपे हो सकते हैं? देखिए हरीश, कह रहे हैं कि 3 से 4 मिलिटेंट अंदर हैं, जिनको इलाके में जिनकी प्रेजेंस देखी गई है। बट जो पुलिस अफसरान से बात हुई, उन्होंने अभी कुछ कहने से इनकारी कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कितने मिलिटेंट हैं, बट एनकाउंटर बराबर जारी है और ऑफिशियली तो अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। ये हंदवाड़ा की बात हुई। शोपिया की अगर बात करें रऊफ, 3 आतंकवादी के ढेर होने की खबर सामने है, क्या वहां पे भी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए शोपियान में भी सर्च ऑपरेशन अभी बराबर जारी है। पूरे इलाके में को कॉर्डन में लिया गया है और बराबर सर्च चल रहा है। वहां तो 3 मिलिटेंट्स की बातें हो रही हैं, बट सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है अभी। और अभी तक जो जिस इलाके में एनकाउंटर है, उससे जो बाकी इलाके हैं वहां पे भी सिक्योरिटी को काफी अलर्ट रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे हम इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। तो शोपिया और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकियों का सफाया अब तक सेना कर चुकी
हुई है शोपियां में। और अभी हंदवाड़ा की अगर बात करें तो हंदवाड़ा में एक आतंकवादी मारा गया। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हो पाई है। लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी शंखनाद कर चुकी है चुनाव प्रचार का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जम्मू भी पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की पहली रैली आज यूपी के मेरठ में सबसे पहले होगी, जो संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद पीएम लगातार रैलियों का दौर जारी रखेंगे और इसी कड़ी में जम्मू में पहुंचेंगे। अखनूर में उनकी रैली होगी, लोगों से सीधा संवाद को करेंगे। अगर अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू पहुंचने की, तो ऐसी खबरें हैं कि शाम को लगभग 5:30 बजे तक जम्मू पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधा सीधा संवाद जनता से किया जाएगा। आपने ये देखा होगा जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे, लोगों से सीधा सीधा संवाद किया गया था, विकास के दावे किए गए थे। और एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनावों के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली को संबोधित करेंगे और सीधा सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के सिटी के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पुलवामा सुसाइडल अटैक हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं और बिल्कुल किसी को भी बिना चेकिंग के जम्मू सिटी के अंदर अलो नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आना है, उनको देखते हुए भी सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, किला बंद सिक्योरिटी कह सकते हैं आप इसको। और साथ ही साथ कश्मीर घाटी की बात की जाए, छुपिया इलाके में भी जो है 3 जो आतंकवादी थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की अगर देखी जाए तो पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि ये रैली जो है, इलेक्शन जो है वो 11 अप्रैल को होनी है जम्मू में पहले चरण में। और इन्होंने वही जो एमपी थे, इनके पुराने एमपी जुगल किशोर जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है और उसी संदर्भ में आज अखनूर के डूमी गांव में आज रैली रखी गई है। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इस रैली के दौरान कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता भी हो सकता है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम ले। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं नगेंद्र जोमवाल, जम्मू से। तो चलिए अब बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि लगातार शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आती है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। हालात आंसू बहा रहे हैं और बच्चे देश का भविष्य माने तो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें वर्तमान में सही शिक्षा नहीं उपलब्ध करवाते तो भला भविष्य आखिर क्या उम्मीद रखे। शिक्षा विभाग की ऐसी एक अनदेखी देखने को मिली है जिला डोडा के बाला में, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की संख्या तो भरपूर है, लेकिन यहां पर अध्यापक नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इस स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तस्वीरें बाला डोडा के सरकारी स्कूलों की है, जहां पर बच्चे तो हैं, बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अध्यापक ही नहीं है, तो आखिर बच्चे पढ़े कैसे। तो यहाँ पे हमारी पढ़ाई सफ़र हो रही है, तो जल्द से जल्द हमें स्टाफ चाहिए और प्लस प्रिंसिपल सर यहाँ पे फ़िलहाल बच्चे भी बहुत हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं 11th में सर। अब वो तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं वो स्टाफ दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है तो सर कहा कि स्टाफ की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर हम 11 मार्च से हमारे स्कूल जो है ओपन हुए हैं सर। आज हमें 10-15 दिन हुए तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है सर। तो तभी पहले के जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं वो कहते थे सर कि आप रोज स्कूल आओ, हम पढ़ाएंगे, तब भी कुछ वो टीचर्स हमें मैनेज कर रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा यहाँ पे स्टाफ आए। तो विकास और दावे तो खूब किए गए, उसकी हकीकत क्या है, बानगी क्या है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की, क्योंकि इस योजना के तहत आत्राल के सेमू गुजर बस्ती में 40 साल बाद बिजली पहुंची। यहां पे विद्युत विभाग द्वारा एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे अब इलाके के सभी घर उज्जवल हो गए। लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद भी किया।
बहुत परेशानी थी बिजली के बारे में। हमने 3-4 साल 10 साल भी हो गए, यहाँ 20 साल हो गए, हमें पावर कोई कहीं देखा नहीं है। आज हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और मरकज गवर्नमेंट के और अब पावर डिपार्टमेंट के सबके डीसी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इलाके में पावर आ गई, हमारी गुजर बस्ती में पावर आ गई। हम तो दिनें जलाते थे, यहाँ तो बहुत सर्दी का मौसम है, हम परेशान थे, बच्चे दिनें जलाते थे और बहुत धुएं की भी उनकी छाती खराब होती थी। हम बार बार डॉक्टर के पास चलते रहते हैं। हम तो आपको बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे डिपार्टमेंट के, हम डीसी साहब के, हम मरकज गवर्नमेंट के। क्योंकि रामबन में हैगर से सुंबर तक हो रहे सड़क निर्माण से 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कई हेक्टेयर कृषि जमीन भी बेकार हो गई है। गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए सुंबर और फैरोक के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि कृषि उनकी आय का स्रोत है, लेकिन जब उनकी जमीन खराब होने से उन पे मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और इरकॉन के अधिकारियों और गामा इंडिया के अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो प्रशासन से एक उम्मीद है लोगों को, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही। आप देख ही रहे हैं, शायद चारों तरफ जो यहाँ जमीन धंस रही है, ऊपर से कई लोगों के मकानात जो हैं वो क्रैक हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ जो है डिपार्टमेंट के कुछ अफसर जो हैं वो मिले हुए हैं, गैमन कंपनी इंजीनियर के साथ मिले हुए हैं, जो कि उनको भी कुछ पैसा दे के और ये काम चालू कर रहे हैं और करा रहे हैं जबरदस्ती। यहाँ एक बीच में एक इलाके में जो ये गैमन की तरफ से एक क्रशर लगाया गया, स्टोन क्रशर लगाया गया है, ये रात को चोरी से लगाते हैं इसको और दिन को बंद होता है ये, और रात को दुनिया का एक गर्दा होता है। यहाँ हमारे पानी खराब हो गया, हमारे जंगलात जो हैं वो खराब हो गए हैं। ये वार्निंग देना चाहते हैं कि यहाँ का पूरा फिशेज डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रोजगार होता था लोगों का, कम से कम यहाँ 10 से 15-20 आदमी पर डे मछलियाँ पकड़ते थे, और जिसके नीचे हमारा एक बहुत अच्छा नाला है और पीछे उसमें बड़े बड़े वो तालाब जैसे बने हुए हैं ताकि उनके अंदर वो मछलियाँ रहती थी। जब से जनाब ये गवर्नमेंट कंपनी और उनके कई कॉन्ट्रैक्टर जो हैं और उन्होंने ये पंगा बना के रखा है, अपनी ये पूरी मशीनें दिन भर 8-10 मशीनें इस नाले के अंदर रहती हैं, जिसको आज आप देख रहे हैं इसके बगैर भी 3-4 मशीनें और नीचे लगी हुई है और यहाँ बिल्कुल अंधेर नगरी है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से विकास हो पाया है, किस तरीके से नहीं हो पाया, ये लोग बता रहे हैं। लगातार इसकी मानगी देखने को मिल रही है। अब जरा बात करेंगे विवादित बयानों की, क्योंकि विवादित बयानों का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा ने आज एक बार फिर पाकिस्तान पर प्रेम दिखाया है। राणा ने मेंढर क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो सभी नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पर मोदी मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा जाता। पावर मिले, ताकत मिले, मैं देश के प्रधानमंत्री को अंदर ठोकूं, और उसके साथ ये जो मीडिया है जो नफरतें फैला रही है इस देश में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नफरतें फैलाती है यहाँ बैठ के दिल्ली में, मैं उन सबको अंदर ठोकूं। लेकिन काश अल्लाह ताला वो वक्त लाए और मैं दिखाऊं कि क्या होती है लीडरशिप, कौन क्या कर सकता है। आपने इतनी बड़ी हमारी फौज, जिसका एक कैरेक्टर रहा है, जिसका एक देश की फौज का एक नाम रहा है, आपने उसको भी बीजेपी और आरएसएस का रंगत देना शुरू कर दिया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कहां किया है उसका सबूत शायद मांग रहे हैं। देश की लीडरशिप दूसरी मांग रहे हैं, देश के लोग मांग रहे हैं कि आप सबूत दीजिए हमें। अभी तक तो आप सबूत नहीं दे पाए, और इंशाल्लाह मैं कहूंगा कि आपकी पार्टी को, आपकी तंजीम को इंशाल्लाह ताला जड़ से बाहर फेंके गए और आपको पता चलेगा, चाहे बेचने वाले के पुत्र, तुम्हें पता चलेगा कि देश की आवाम जो है कितनी सेकुलर है, क्या कर सकती है, और सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होता है, किसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। आप मुझे देखिए, कोई भी बात होती है, मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया पुलवामा में, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं देश के प्रधानमंत्री और गवर्नर साहब को ये पूछूंगा, आपकी सिक्योरिटी कहां थी? क्या आपने, मोदी साहब आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, अगर मोदी साहब बिजी होंगे तो उनकी एजेंसियां सुन रही हैं, मुझे बताइए, अजीत डोवल साहब सुन रहे होंगे, मुझे बताइए, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों? मोदी मुर्दाबाद क्यों नहीं?
तो जावेद राणा साहब किस तरीके से बोले हैं वो हमने आपको दिखाया। खैर बयानबाजी तो होती रहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसका जो अंजाम सामने आएगा वो लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ वोट की खातिर बयानबाजी तो होगी ही। गैर सरकारी संस्था की बात करेंगे, जियो जीनो दो जिसका नाम है, उधमपुर के जखैनी की गरीब बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया है। वहीं संस्था ने समाज के प्रति एक अन्य जिम्मेदारी निभाते हुए गरीब लोगों में कुछ कपड़े भी बांटे हैं। संस्था के प्रधान तारिक शाह ने कहा कि वे जल्द ही गरीब बच्चों में किताबें बांटने का भी अभियान शुरू कर देंगे। उन्होंने उधमपुर के लोगों से संस्था को बच्चों की पुरानी किताब देने की अपील भी की ताकि उन्हें जरूरतमंद गरीब बच्चों तक पहुंचाया जा सके। था कि किस तरह से अपनी सफाई रखी जाए, तो आज बच्चों को यहाँ पे बताया गया कि अपने हाथ साफ कीजिए, अपने गिरदोनुमा की सफाई रखिए, और इसके साथ साथ जो हमारा ओल्ड बैंक क्लॉथ जो मुहिम थी आज यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे हमने यहाँ बांटे हैं। तो इसके साथ साथ तमाम उधमपुर के लोगों के साथ हमारी अपील है, अभी नया सेशन आ रहा है, हम एक बुक बैंक शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुराने किताबें हैं बच्चों की, आप वो हमें दीजिए, नीडफुल बच्चों तक हम पहुंचाएंगे। या आपके पास बैग है या आपके पास पेंसिल बॉक्स है, कोई भी किस्म की जो एजुकेशनल चीज है वो अगर आपके पास बेस पड़ी हुई है तो वो चीज लोगों तक पहुंचाना हमारी मॉरल। अब बात करेंगे मौलाना आजाद स्टेडियम की जो जम्मू में स्थित है। उसकी मरम्मत का काम अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेल विभाग द्वारा इन खिलाड़ियों के लिए वैकल्पिक मैदान की व्यवस्था न करने से खिलाड़ियों के अभ्यास में बाधा आ रही है। इन खिलाड़ियों के मुताबिक मौलाना आजाद स्टेडियम के अलावा अभ्यास के लिए यूनिवर्सिटी का मैदान बेहतर विकल्प है, लेकिन वहां उन्हें अभ्यास करने की इजाजत नहीं मिलती। मौजूदा समय में जिस मैदान पर वो अभ्यास कर रहे हैं वहां चोट लगने का डर है, यानी कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। ऐसे हालात में उनके लिए किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने के आसार कम नहीं आ रहे। एथलीट की बहुत ही खराब ग्राउंड है ये सर, ग्रीनफील्ड गांधीनगर। सर पहले हम आते थे एमए स्टेडियम जीवल में, तो सर मैं आता हूँ अखनूर से आता हूँ सर, मैं इतनी दूर से आता हूँ सर, और इधर ग्राउंड नहीं मिलता सर। हम इधर प्रैक्टिस करके सर हम स्टेट लेवल खेल सकते हैं और सर स्टेट लेवल खेल सकते हैं, बट सर हम नेशनल नहीं पहुंच सकते इस ग्राउंड से। सर इस ग्राउंड में ये बात है कि सर इधर प्रैक्टिस करो तो इंजरीज बहुत जल्दी हो जाती है सर। तो सर इसलिए हम चाहते हैं कि हमें एमए का वाला ग्राउंड यहाँ से ही करके दे। सर यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, उधर भी नहीं जाने देते, उधर सर चार्जेस बहुत हाई हैं, तो सर वो चार्जेस भी बहुत हाई हैं तो उधर भी नहीं जाने देते। और सर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ करेंगे सर, आप खुद देख सकते हो ये ग्राउंड कैसा सर, इधर खाली इंजरीज की बात है सर, शिन पे निकल जाती है जल्दी से जल्दी, और हम कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक घर हम जब बनाते हैं तो उसका प्लंथ उसका प्लंथ पक्का होना चाहिए, तभी घर अच्छा बनता है, गिरता नहीं है। वैसे एक एथलीट के लिए उसका ग्राउंड पक्का होना चाहिए, नहीं तो एथलीट गिर जाता है, उसको इंजरी हो सकती है। तो वैसे ही देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जहाँ भी देखो तो पेबल्स पत्थर वगैरह हैं, तो यहाँ पे इंजरी भी हमको बहुत चांसेस रहते हैं इंजरी होने के। तो हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा ग्राउंड है, वहाँ पे पूरा 400 मीटर का ग्राउंड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 मीटर का भी शायद ही होगा, नहीं 300 मीटर का भी नहीं होगा, तो मतलब काफ़ी मुश्किल होती है हमको। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम स्टेट लेवल तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, लेकिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते ऐसे ग्राउंड से। देखिए ये जो सेशन होता है, बच्चों के पेपर्स ऑफ होते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बच्चे जाएं, खेल में जाएं, और खेल ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा जो है फिजिकली फिट रहता है, छोटा हो बड़ा हो, पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके लिए ग्राउंड हो, वो उस जगह जाए। लेकिन जब भी पेरेंट्स आते हैं उनको ग्राउंड दिखता नहीं है, स्टेडियम बंद होने की वजह से बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। वो जब पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि ग्रीन फील्ड में यहाँ आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतने ये पत्थर वगैरह पड़े हुए, मतलब कि ये इतनी कंडीशन में नहीं था ग्राउंड कि बच्चे उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इसीलिए बच्चों के लिए, हमारे लिए, जो हमारे एथलीट हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट हैं, जो रेगुलर आते हैं, उन सब के लिए ग्राउंड का खुलना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जाके अपना जो है फोकस कर। और अब बात जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की करते हैं, क्योंकि बाहर खड़े टैक्सी स्टैंड पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने को लेकर टैक्सी और मिनी बस चालकों में बेहद गुस्सा है। टैक्सी चालकों के मुताबिक टैक्सी स्टैंड पर उनके बैठने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है, यहां तक कि उनके लिए पीने के पानी और शौचालय तक की व्यवस्था तक नहीं है,
इसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने रेलवे प्रबंधन से उन्हें पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। मसला ये है कि ना यहाँ पर अगर बारिश आ जाएगी तो ना हमारे पास कोई छत है ना कुछ है। अगर गर्मी, जब जून जुलाई का महीना होता है, इतनी धूप होती है, ये लोग बेचारे यहाँ जो जिन्हें 24 घंटे काम करना है उसको भी आराम की जरूरत है। यहाँ कोई बैठने की जगह बन जाए तो उसमें शौचालय कोई नहीं है यहाँ पर। जब किसी ने बाथरूम जाना हो तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर वो जाएगा, वो देखेगा तो कहीं शौचालय वही शौचालय करेगा। हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत के अभियान के तहत कोई यहाँ भी एक शौचालय बन जाए, बाथरूम बन जाए, तो ये लोग भी कम से कम शौचालय यूज कर सके। दूसरा, यहाँ कोई पानी की पीने की सुविधा नहीं है, कोई टंकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसके लिए भी कोई बैठने की कोई नहीं है ना। खबर आरजपुरा से है, जहां ग्रामीण हलकों में सड़कों और खेतों में लगी बिजली के ट्रांसफार्मरों के इर्द गिर्द सुरक्षा बाड़ न होने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। लोगों के मुताबिक बिना सुरक्षा बाड़ के जमीन पर लगाए गए ट्रांसफार्मर कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। इन लोगों के मुताबिक अब तक ये ट्रांसफार्मर कई मवेशियों की जान भी ले चुका है। लोगों ने बिजली विभाग से इन ट्रांसफार्मरों के इर्द गिर्द सुरक्षा बाड़ लगाने की भी। आरजपुरा बिश्नाह तहसील दे विच जिन्ने भी गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर लगे ने, गवर्नमेंट की बिजली डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हुई है और अस चाहते हैं कि जिन्ने भी ट्रांसफार्मर लगे ने ये जमीन के उपर पे ने, इनके द्वारा जंगले बंडे जान, क्योंकि पिछले साल भी मवेशी जेडे ने बहुत ज़्यादा इनकी वजह करंट की वजह कन्नै मरे और इसकी वजह कन्नै बड़ा जो नुकसान जो अज की डेट च होंदा है कि जिन्नियां भी कणक दी अग्गां लगदियां ने वो खासकर इस पीडीपी डिपार्टमेंट की ट्रांसफार्मर की वजह कन्नै लगदियां, शार्ट सर्किट की वजह कन्नै। अस सरकार अगे ये डिमांड करते हैं, खासकर बिजली एक्सीडेंट साहब अगे कि इसी जिन्नी जल्दी हो सकता है जिथे जिथे भी खासकर कणक के खेतर के जिथे भी ट्रांसफार्मर जमीन तक पेद ने उन्हें चुक्की उपर किया जा और उनके द्वारा जो जंगला बंडिया जा ताकि मवेशी या नहीं मरन। और ये शार्ट सर्किट के जी अग लगती है वो भी जी है अग का भी बड़ा फर्क पै जाता। सारा ट्रांसफार्मर बारे च चाहते हैं कि आरएसपुरा और बिश्नाह जिहड़ा एरिए जिन्ने भी ट्रांसफार्मर लाए ने ज़्यादातर रोड किनारे लाए ने, तो ये पर कुसा टाइम दिने या राती उस टाइम भी कोई हादसा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई उत्थे झगड़े चानिए हथ पाई उड़ता कोई बच्चा या लेडी या कोई भी, तो वह जवाबदार कौन होग, डिपार्टमेंट होग या कौन होग, सानू अज तक ये नहीं पता लगा। तो यदी मतलब रखवाली लिए कुछ या कंडे वाली तार या कोई जंगला वगैरह लगाना चाहिए ताकि कोई हादसा जानी या माली नुकसान ना हो। पिछे एक दो जगह च ये माली नुकसान होया, भैंस वगैरह या एक दो गाय वगैरह मरी अगे पिछे कुहादी, तो उन्हें आख्या जी उत्थे लगी ही। और अब बात जम्मू कश्मीर के बाहू फोर्ट इलाके की, क्योंकि सड़क की खराब हालत है बाहू फोर्ट इलाके में और लोगों में गुस्सा भी है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें अच्छे दिन तो दिखाए, अच्छे दिन के सपने दिखाए, लेकिन पूरे नहीं हुए। लोगों के मुताबिक इलाके में सड़कों की हालत खस्ता है, लेकिन ना तो विधायक जी ना सुनने को कोई मजबूर है और ना ही मौजूदा पार्षद इस पर कोई सुनता है। कान में जू तक नहीं रेंगती और इलाके में विकास की कोई तस्वीर सामने देखने को मिली। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क की हालत कितनी खस्ता है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। किसी भी वक्त अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ना एमएलए ना निगम पार्षद कोई भी वहां पर नहीं पहुंच रहा और इस सड़क की हालत को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। कारपोरेटर बीजेपी का है, बिल्कुल ध्यान नहीं जहां दे रहा है। एमएलए हमारे ने ध्यान नहीं दिया और एमपी हमारे यहाँ आए ही नहीं है। हम चाहते हैं कि मां काली का मंदिर है जहां सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमारी सड़क की बहुत ही बुरी हालत है। रोज इधर एक ना एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी सुध नहीं ले रही। और अब बात वर्ल्ड थिएटर डे की, क्योंकि इसके उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा जम्मू में रंगमंच के पितामह कहे जाने वाले कवि रतन की याद में एक लेक्चर का आयोजन किया गया है। केएल सहगल हाल ही में आयोजित इस लेक्चर में प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रीतम कटोच ने जम्मू थिएटर में कवि रतन के योगदान पर पेपर
पड़ा है। इस मौके पर अकेडमी के सचिव डॉक्टर अजीज हाजिनी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। तो वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर मैं जितने भी रंगकर्मी हैं पूरे विश्व के, और फिर खास तौर पर हमारी राज्य के, स्टेट के, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक महोत्सव होता है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा दिन होता है जो थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कवि रतन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है थिएटर में, और उनने जम्मू में जो काम किया है थिएटर के हवाले से, उसको हम कभी भी उधमपुर की वार्ड 16 के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लोगों के मुताबिक वार्ड 16 की जनता पीने के पानी सहित अन्य समस्याओं से भी जूझ रही है, लेकिन बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तो पीने के पानी की प्रॉब्लम थी, नंबर 2 हम विनस चौक के निवासी हैं और विनस चौक के आगे पीछे जो लोग रहते थे, तो उनकी तरफ से ये एक प्रोजेक्ट किया गया हमारे पास कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए। विनस चौक के अगर आप खुद रोज में दिन भर 10 बार आप वहां से गुजरते हैं तो देखें कि इस चौक में इतने खड्डे पड़े हुए हैं, और स्पेशली जो सैले तला की तरफ रोड जाता है इतने खड्डे पड़ चुके हैं कि जिसमें आज तक किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जिसका बेसिक कारण जो ये है कि यहाँ पे जो है पानी की पाइप लीक होने की वजह से ये जो पानी है कई दिनों से चल रहा है। इसके बारे में हमने कई बार जो महकमा पीएचई है या पीडब्ल्यूडी है या हमारी टाउन एरिया है उनको या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हम लाते रहे, लेकिन उनकी तरफ से इसकी तरफ कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आयोजित कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम ओरिएंटेशन कार्यक्रम रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कार्यक्रम के तहत जे एंटरप्राइजेस के सहयोग से आयोजित इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में स्टूडेंट को साफ सफाई के तौर पर भी ये बातें सिखाई गई हैं। साथ साथ बायो वेस्ट प्रबंधन के बारे में अहम जानकारी दी गई, क्योंकि बायो वेस्ट के बारे में लोगों को ये जानकारी दी गई है कि इसके तहत आप कुछ अच्छा काम करिए, और क्या कुछ स्टूडेंट को अहम जानकारी दी गई है वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ महीनों से हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम जो हॉस्पिटल में चल रहा है, उसी के तहत जो हमारे पास नर्सिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए, आज उनका हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है। और हम इन बच्चों से और अपने स्टाफ से और खुद से भी हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन स्वच्छता अभियान, जो हम पूरा बेड्स और जो उसके फैंस हैं और जो वॉल्स हैं, हर चीज़ को हफ्ते में 1 दिन उसको पूरा टोटल क्लीन करेंगे, जो उसमें डस्ट या कुछ भी होता है कार्बोनाइजेशन करेंगे, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करेंगे। तो उसी के तहत हमने ओरिएंटेशन रखी है बच्चों की कि वो जब प्रॉपर नर्सिंग केयर, जो बेसिक नर्सिंग केयर होती है कि पेशेंट की केयर के अलावा उसके जो एटमॉस्फेयर है उसके आगे पीछे को भी क्लीन रखा जाए, पेशेंट की बेडिंग प्रॉपर की जाए, उसका बेड जो है साफ सुथरा हो। तो इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।